हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के जो प्रावधान है वो देखेंगे। परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब उसकी परफॉर्मेंस कैसे करनी है, किसको करनी है, कब करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं सेक्शन 37 पे। ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट में, उनका क्या ऑब्लिगेशन है। The parties to a contract must either perform or offer to perform their respective promises. जो भी पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट में, वो या तो अपना अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करें या फिर परफॉर्म करने का ऑफर दें अपोजिट पार्टी को कि मैं परफॉर्म करना चाहता हूं। लेकिन कुछ केसेस होते हैं जब जहां पे परफॉर्मेंस डिस्पेंस की जाती है, परफॉर्मेंस से छूट दे दी जाती है। उनके अलावा बाकी केसेस में हर पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में जो है उसे या तो परफॉर्म करना होगा अपना प्रॉमिस, या फिर परफॉर्म करने का ऑफर देना होगा अपना प्रॉमिस। ठीक है, और अगर कुछ वो केस है कि जहां पे परफॉर्मेंस की छूट दे दी गई किसी एक्ट के द्वारा या किसी लॉ के द्वारा, तो फिर वो अलग बात है, तब परफॉर्म नहीं करना होगा और ऑफर नहीं देना होगा। इसमें देखिए, प्रोमिसेस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रोमिसर इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच प्रोमिसेस बिफोर परफॉर्मेंस अनलेस द कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। किसी व्यक्ति ने कुछ प्रॉमिस किया तो और उसकी डेथ हो गई, उसको प्रॉमिस को परफॉर्म करने से पहले, तो फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव्स जो भी होंगे, उसके जो जो उसके लीगल हेयर्स होंगे, उनको उस प्रॉमिस को परफॉर्म करना होगा। और अगर कॉन्ट्रैक्ट में दिया है अदरवाइज ये नहीं, ऐसा नहीं करना होगा, तब तो नहीं करना होगा। लेकिन अगर नहीं कुछ दिया है कॉन्ट्रैक्ट में, तो फिर रिप्रेजेंटेटिव्स को उस प्रॉमिसर का प्रॉमिस को परफॉर्म करना होगा। तो फिर इस डेफिनेशन से हम लोगों ने क्या सीखा कि जो भी पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट की, उन्हें या तो परफॉर्म करना होगा अपना प्रॉमिस, या फिर ऑफर देना होगा अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने का। अगर किसी पार्टी को, कोई पार्टी ये चाहती है कि दूसरा अपना प्रॉमिस परफॉर्म करे, तो पहले उसको अपना प्रॉमिस परफॉर्म करना होगा या फिर ऑफर देना होगा प्रॉमिस परफॉर्म करने का। तभी उसको वो राइट मिलेगा कि दूसरे से कह सके कि तुम अपना प्रॉमिस परफॉर्म करो। ठीक है, ये तो हम लोग जानते ही है कि अगर किसी की डेथ हो गई किसी प्रॉमिसर की, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को उसको परफॉर्म करना होगा। और ये भी हम लोग जानते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में या किसी अन्य लॉ में परफॉर्मेंस को एक्सक्यूज किया गया है, तो फिर वो परफॉर्म नहीं करना होगा। एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मिस्टर ए एग्री करते हैं अपनी कार को बेचने के लिए 50,000 रुपए में मिस्टर बी को। कार डिलीवर करने से पहले मिस्टर ए की डेथ हो जाती है। अब ए के रिप्रेजेंटेटिव्स की ये ड्यूटी है कि वो बी को कार डिलीवर कर ले, और बी उसके बदले में 50,000 रुपए ए के रिप्रेजेंटेटिव्स को दे। ए प्रोमिसेस टू स्टिच द क्लोथ ऑफ बी फॉर 1,000। ए ने प्रॉमिस किया कि वो बी के कपड़े को सिलेगा 1,000 रुपए के बदले, लेकिन कपड़े सिलने से पहले ए की डेथ हो जाती है। अब ए के रिप्रेजेंटेटिव्स को कपड़े सिलने की जरूरत नहीं है मिस्टर बी का, क्योंकि जो कानून के द्वारा उनको एक्सक्यूज किया गया हुआ है। ठीक है, एक्सक्यूज इन द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ये एक पर्सनल स्किल का कॉन्ट्रैक्ट था। मिस्टर ए के पास वो स्किल थी जो कि उसके रिप्रेजेंटेटिव्स के पास नहीं थी। इसलिए अब मिस्टर ए के रिप्रेजेंटेटिव से नहीं कहा जाएगा कि आप कपड़े सिल के दीजिए, क्योंकि ए की डेथ हो गई है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस के बारे में मैंने दो बातें सीखी। पहला, एक तो एक्चुअल परफॉर्मेंस, और दूसरा है ऑफर टू परफॉर्म और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। ऑफर टू परफॉर्म को अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस कब हुआ, या तो प्रॉमिसर या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव से वो कार्य कर दे जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, तो ये एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गया। मिस्टर ए ने प्रॉमिस किया था कि वो मिस्टर बी को बाइक बेचेगा 5,000 रुपए में, मिस्टर ए ने बाइक दे दी, तो उसने एक्चुअल परफॉर्मेंस कर दिया। ठीक है, ऑफर टू परफॉर्म और अटेम्प्टेड परफॉर्म, ये कब होता है। ये जब होता है कि एक पार्टी प्रॉमिस अपना पार्ट पूरा करने की कोशिश कर रही है। मिस्टर ए ने 5,000 में मिस्टर बी को बाइक देने की कोशिश का कॉन्ट्रैक्ट किया था। ठीक है, लेकिन जो दूसरी पार्टी है वो उस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर देती है। ठीक है, दूसरी पार्टी वो उस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट ही नहीं करती है। मिस्टर ए ने प्रॉमिस किया था मिस्टर बी से
कि वो अपनी बाइक बेचेगा 5,000 में मिस्टर बी को, और वो अपनी बाइक लेकर के गया मिस्टर बी के पास कि ये मैं अपनी बाइक की डिलीवरी आपको देना चाहता हूं, लेकिन मिस्टर बी ने लेने से मना कर दिया बाइक। ठीक है, ये है ऑफर टू परफॉर्म। मिस्टर बी ने अपना काम कर दिया था। ठीक है, तो ये एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं है, ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है। इसको डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट परफॉर्म दियर प्रॉमिस, उनको अपना प्रॉमिस परफॉर्म करना होगा, इसको एक्चुअल परफॉर्मेंस बोलते हैं, या फिर ऑफर टू परफॉर्म दियर प्रॉमिस, इसको अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस बोलते हैं। ऑफर टू परफॉर्म दियर प्रॉमिस तब होता है जब एक पार्टी अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने गई और दूसरे ने परफॉर्मेंस को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अब कौन परफॉर्म कर सकता है प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट में? वो कॉन्ट्रैक्ट को कौन परफॉर्म कर सकता है? हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट? ये सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो पहला तो प्रॉमिसर हिमसेल्फ। ठीक है, जिसने प्रॉमिस किया है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये दिया गया है कि जो प्रॉमिसर है उसी को परफॉर्म करना है, तो फिर उसी को परफॉर्म करना होगा और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। ये कुछ किस तरह की कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? जो जिसमें पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व होती है प्रॉमिसर की, या फिर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जिसमें दोनों पार्टीज के बीच में पर्सनल कॉन्फिडेंस इन्वॉल्व है। ठीक है, तो उस केस में प्रॉमिसर को ही परफॉर्म करना होगा, कोई दूसरा व्यक्ति परफॉर्म नहीं कर सकता है। कब करना होगा? जब प्रॉमिसर की पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व है, पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व है प्रॉमिसर की, तब प्रॉमिसर को ही अपना कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना होगा। और या फिर कॉन्ट्रैक्ट बना है ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल कॉन्फिडेंस बिटवीन पार्टीज, दोनों पार्टीज के बीच में जो पर्सनल कॉन्फिडेंस है उसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बना है, तो भी प्रॉमिसर को ही कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना होगा, कोई सेकंड पर्सन नहीं कर सकता। एग्जांपल देखेंगे, ए ने प्रॉमिस किया ट्यूशन देने के लिए बी के बेटे को ए ने प्रॉमिस किया कि ट्यूशन देगा। अब यहाँ पे केवल ए ही परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है। ए का कोई रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट आकर के इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये पर्सनल स्किल के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, और कोई व्यक्ति वैसा नहीं पढ़ा सकता है। ठीक है, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, अगर जो प्रॉमिसर है उसकी डेथ हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, सेकेंड है लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रॉमिसर। इन तीन केसेस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स लायबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। पहला केस कौन सा है? जहां पे पर्सनल स्किल्स या डिलीजेंस इन्वॉल्व है प्रॉमिसर की, या फिर पर्सनल कॉन्फिडेंस दोनों पार्टीज के बीच में इन्वॉल्व है। ठीक है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि ये प्रॉमिसर की रिप्रेजेंटेटिव्स को परफॉर्म नहीं करना होगा प्रॉमिस को, ये चीज कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। ठीक है, तो इन केसेस, तीन केसेस को छोड़ करके सारे केसेस में अगर प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को ये कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज और है इसमें, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कितना लिमिटेड होती है? जितना उसको प्रॉमिसर के का वेल्थ इनहेरिट किया उसने। ठीक है, जितना उसने प्रॉमिसर का वेल्थ इनहेरिट किया है उससे ज्यादा वो लायबिलिटी नहीं पे करेंगे। इसको एग्जांपल के माध्यम से देख लें तो बहुत इजी है। ए ने एक लोन लिया बी से 50 लाख रुपए का, ए की डेथ हो गई, ए का सन, ए के बेटे ने एक हाउस इनहेरिट किया 40 लाख रुपए का अपने फादर से, मतलब मिस्टर ए से। अब वो जो 50 लाख रुपए मिस्टर बी को देना था मिस्टर ए द्वारा, अब वो उनका बेटा देगा, लेकिन केवल वो 40 लाख ही देगा, क्योंकि उसने 40 लाख रुपया ही इनहेरिट किया है, तो बाकी का 10 लाख के लिए वो उनका बेटा लायबल नहीं है। ठीक है, जितना उसने इनहेरिट किया है उससे ज्यादा की लायबिलिटी वो बियर नहीं करेगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव। एजेंट ऑफ द प्रॉमिसर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, जो प्रॉमिसर है उसका एजेंट, या फिर अगर प्रॉमिसर की डेथ हो गई है तो उसकी जगह उसका रिप्रेजेंटेटिव आ गया है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसका एजेंट।
ठीक है। तो अगर कोई पर्सनल स्किल या पर्सनल कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है प्रोमिसर का, तो प्रोमिसर या फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स एक एजेंट को एम्प्लॉय कर सकते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे उनके बिहाफ पे। प्रोमिसर अगर जिंदा है तो प्रोमिसर करेंगे, नहीं तो उसकी अगर नहीं है जिंदा तो फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट कर सकते हैं अगर वो चाहे तो, वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। ए ने 10,000 रुपये बोरो किया बी से, ठीक है। अब ए चाहे तो मिस्टर सी को वो पैसा दे दे, अपने जो कि एजेंट है मिस्टर सी, इस इंस्ट्रक्शन के साथ कि ये मिस्टर बी को दे देना, ठीक है। तो अगर सी ने दे दिया पैसा मिस्टर बी को तो वो परफॉर्मेंस होगी। फोर्थ है थर्ड पार्टी, सेक्शन 41 में दिया हुआ है, when a promisee accepts performance of the promise from a third person, he cannot afterwards enforce it against the promiser। अगर किसी थर्ड पर्सन से उसने परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली, प्रोमिसर से नहीं एक्सेप्ट किया, मतलब प्रोमिसर ने अभी फुलफिल नहीं किया है अपना प्रॉमिस, लेकिन किसी थर्ड पर्सन ने आकर के उसकी जगह से फुलफिल कर दिया। प्रोमिसर ने उस थर्ड पर्सन को कहा भी नहीं था कि मेरी तरफ से तुम फुलफिल करो, नहीं तो वो एजेंट हो जाता, ठीक है। तो और उसने फुलफिल कर दिया थर्ड पर्सन ने अपने मर्जी से। तो अब जो प्रोमिसी है वो प्रोमिसर को फोर्स नहीं कर सकता कि तुम भी फुलफिल करो, डबल नहीं मांग सकता, ठीक है। तो प्रोमिसर इस समय डिस्चार्ज हो गया, भले उसने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया है, किसी थर्ड पर्सन ने उसकी जगह फुलफिल कर दिया है, और उस प्रोमिसर ने किसी थर्ड पर्सन को ऑथराइज भी नहीं किया था इस काम के लिए, तब भी उसने कर दिया, तो भी वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसको एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं। ए ओज ₹10 lakhs टू बी, ए बी से 10 लाख का देनदार था, ए को 10 लाख रुपए बी को देने थे। अब ए ने डिफॉल्ट कर दिया, पेमेंट नहीं किया, ठीक है। सी हु इज एज फ्रेंड्स गिव्स 8 लाख टू बी, सी जो कि ए का फ्रेंड है वो 8 लाख रुपया अपनी मर्जी से बी को दे देता है बिना ए को बताए। पैसे देने थे ए को, बी को, ए देनदार था 10 लाख रुपए का बी के टुवर्ड्स, ठीक है, लेकिन सी ने पैसा दे दिया जो कि ए का फ्रेंड था 8 लाख रुपया, और ए को बताया भी नहीं कि मैं दे रहा हूं, और बी ने एक्सेप्ट कर लिया 8 लाख रुपए फ्रॉम सी। तो अब ए की लाइबिलिटी खत्म हो गई 8 लाख रुपए तक की, इवन दो ए ने ऑथराइज नहीं किया था सी को ये पेमेंट करने के लिए। अब बी, लेकिन अब बी केवल 2 लाख रुपए ए से मांग सकता है। जॉइंट प्रॉमिसर्स, ये काफी सरल है, सेक्शन 42 में दिया हुआ है। अगर 2 या 2 से अधिक लोगों ने कोई ज्वाइंट प्रॉमिस किया है, ठीक है, तो फिर वो सारे लोग उन सारे लोगों को ये प्रॉमिस फुलफिल करना होगा, ठीक है। अगर उनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है तो फिर उस जिसकी डेथ हुई है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स प्लस जो बाकी सर्वाइविंग प्रॉमिसर्स हैं वो सब मिलकर के प्रॉमिस को फुलफिल करेंगे। अगर सारे प्रॉमिसर्स की डेथ हो जाती है तो सारे प्रॉमिसर्स के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स मिल करके उस प्रॉमिस को, एग्जांपल से देख लीजिए, ए एंड बी एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद सी टू सप्लाई सम गुड्स एट एन एग्रीड प्राइस। ए एंड बी ने प्रॉमिस किया सी को कि वो गुड्स सप्लाई करेंगे इतने रुपए की डेट पे। ए की डेथ हो जाती है परफॉर्मेंस करने से पहले, अब ए के रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाएंगे ए की जगह, और बी जो कि जिंदा है वो, ये दोनों लोग मिल करके गुड्स सप्लाई करेंगे सी को। इसको डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। इसको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना होगा प्रॉमिसर हिमसेल्फ, जहां पर्सनल स्किल्स वगैरह इन्वॉल्व है जैसे कि कुकिंग, टीचिंग, टेलरिंग। लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रॉमिसर, अगर डेथ हो जाती है प्रॉमिसर की तब एजेंट ऑफ द प्रॉमिसर, अगर प्रॉमिसर या उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को एजेंट अपॉइंट कर देते हैं। थर्ड पार्टी, अगर कोई थर्ड पार्टी अपनी मर्जी से परफॉर्म कर दे ऑन बिहाफ ऑफ द प्रॉमिसर और जो प्रॉमिसी है वो एक्सेप्ट कर ले, तो फिर प्रॉमिसर डिस्चार्ज हो जाता है अपनी ऑब्लिगेशन से, इवन तो उसने ऑथराइज नहीं किया है थर्ड पार्टी को। जॉइंट प्रॉमिसर्स, अगर सारे जिंदा है तो उन दोनों को, उन सबको जॉइंटली करना होगा परफॉर्म।
व्हेन वन डाइज, अगर कोई एक की डेथ हो जाती है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बाकी सर्वाइवर्स, अगर सारी डेथ हो जाती है तो उन सबके सर्वाइवर्स। ठीक है। अच्छा, दो टर्म है सक्सेशन एंड असाइनमेंट, तो इनमें डिफरेंस क्या है? सक्सेशन का मतलब होता है कोई पर्सन सक्सीड कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो सारे बेनिफिट्स लेगा कॉन्ट्रैक्ट के, और उसके सारे बर्डन और लायबिलिटीज भी लेगा। ठीक है। लेकिन सक्सेशन के केस में सारे बेनिफिट्स और लायबिलिटीज शिफ्ट हो जाते हैं जो व्यक्ति सक्सीड कर रहा है। लेकिन यहां पे भी वही बात है, जो लायबिलिटीज हैं वो बेनिफिट्स को एक्सीड नहीं कर सकती। ठीक है। तो अगर बेनिफिट 100 रुपए का मिला है सक्सेसर को और लायबिलिटीज 150 रुपए की है, तो वो केवल 100 रुपए की लायबिलिटीज को पे ऑफ करेगा, उसके लिए लायबल होगा, क्योंकि उसको बेनिफिट 100 ही रुपए का मिला है। उससे जितना बेनिफिट मिला है उससे ज्यादा का वो लायबिलिटीज नहीं उठाएगा। ठीक है। एक व्यक्ति ने अपने एक 10 लाख की प्रॉपर्टी अपने फादर से इनहेरिट करी। ठीक है। उस प्रॉपर्टी पे 12 लाख रुपए का लोन चल रहा था, तो अब वो केवल 10 लाख का ही पेमेंट करने के लिए लायबल है। असाइनमेंट क्या होता है? असाइनमेंट ये होता है कि अगर किसी दूसरे व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट असाइन कर दिया गया तो उसे केवल उसका बेनिफिट मिल सकता है, उसे उसका लायबिलिटीज बियर नहीं करना होगा, वो लायबिलिटीज असाइन नहीं किया जा सकता है। एग्जांपल से देख लीजिए, ए owes 10,000 टू बी। ठीक है। ए देनदार है 1,000 टू बी। अब ए अपना डेट असाइन नहीं कर सकता सी को, क्योंकि ये लायबिलिटी असाइन करना हो जाएगा। लायबिलिटी असाइन करना अलाउड नहीं है, केवल बेनिफिट्स असाइन किए जा सकते हैं। लेकिन बी असाइन कर सकता है अपना राइट टू रिकवर अमाउंट फ्रॉम टू, वो अपना जो उसके बी के पास 1,000 रुपया वसूल करने का अधिकार है वो सी को अपॉइंट कर असाइन कर सकता है, क्योंकि ये वो बेनिफिट असाइन कर रहा है, लायबिलिटीज असाइन नहीं की जा सकती। अच्छा, अभी हमने देखा था कि ऑफर या तो वो सॉरी हमने देखा था कि जो भी पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट को, उनको या तो परफॉर्म करना होगा कॉन्ट्रैक्ट या फिर ऑफर टू परफॉर्म करना होगा। और किसी पार्टी ने ऑफर टू परफॉर्मेंस किया और अगले ने प्रोमिसी ने रिफ्यूज कर दिया। ठीक है। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है। सेक्शन 38 में दिया हुआ है, where the promiser has made an offer of performance to the promisee and the offer has not been accepted. जो offer of performance है ये has not been accepted. The promiser is not responsible for non-performance. एक तो जो promiser है वो नॉन परफॉर्मेंस का दोषी नहीं होगा, क्योंकि उसने ऑफर किया था परफॉर्मेंस करने के लिए और प्रोमिसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। और साथ ही साथ जो प्रोमिसर है वो अपनी राइट्स से जो भी से कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत है वो लूज नहीं करेगा, उसके राइट्स बने रहेंगे। वो फोर्स कर सकता है प्रोमिस से कि वो अपना पार्ट फुलफिल करे। एग्जांपल से देख लेते हैं, हालांकि बहुत सिंपल है। ए एग्रीज विद बी टू डिलीवर सम गुड्स टू हिम फॉर ₹1,000। ठीक है। ऑन द शेड्यूल डेट ए गोज टू बी विद द गुड्स एंड ऑफर्स टू डिलीवर देम। बी रिफ्यूजेस टू टेक डिलीवरी। नाउ अब बी ने रिफ्यूज कर दिया डिलीवरी लेने के लिए। अब ए कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस, और वो ये तो पहले बात की नॉन परफॉर्मेंस के लिए अकाउंटेबल नहीं है वो, क्योंकि उसने ऑफर किया था। और उसके अलावा वो 1,000 रुपया बी से अलॉन्ग विद डैमेजेस वसूल करने का अधिकारी है। लेकिन जो ऑफर टू परफॉर्म है उसको कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना होगा, तभी ये राइट्स मिलेंगे। एक तो ये ऑफर टू परफॉर्म अनकंडीशनल होना चाहिए, और ये ऑफर टू परफॉर्म एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस होना चाहिए, कि और उन परिस्थितियों में होना चाहिए जो जिस व्यक्ति को ये ऑफर दी गई है उसके पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी हो किस चीज की, कि जो पर्सन ये ऑफर दे रहा है वो इस लायक है और विलिंग है कि वो परफॉर्म कर सके। ठीक है। और थर्ड कंडीशन और फुलफिल करनी होगी
कि if the offer is an offer to deliver anything to the promisee, the promisee must have a reasonable opportunity of seeing that the thing offered is the thing which the promiser is bound by his promise to deliver. थर्ड कंडीशन ये है कि प्रोमिसी को ये देखने का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि जो गुड्स डिलीवर करने के लिए ऑफर दे रहा है वो उसको देख सके कि हाँ जो वादा किया था प्रोमिसर ने ये वही गुड्स है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि अगर कोई प्रोमिसी रिफ्यूज करता है ऑफर टू परफॉर्म को एक्सेप्ट करने से, तो फिर जो प्रोमिसर है वो नॉन परफॉर्मेंस के लिए लायबल नहीं है और प्रोमिसर के सारे अधिकार कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत बने रहेंगे। अच्छा, किसी इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली, अगर कोई प्रॉमिसर पूरी तरीके से अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने से इनकार कर देता है, ठीक है, तो फिर उसका क्या इफेक्ट होगा? सेक्शन 39 में दिया है, व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज टू परफॉर्म और डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग, या तो उसने रिफ्यूज कर दिया परफॉर्म करने से, ठीक है, या फिर अपने आप को डिसेबल कर लिया उसको परफॉर्म करने से। उस क्या परफॉर्म करने से? अपना प्रॉमिस इन एंटायरिटी, पूरी अपना प्रॉमिस पूरी तरीके से। तो फिर प्रॉमिसी के पास क्या अधिकार आ जाता है? वो उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे, पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, अनटिल एंड अनलेस वो अपना बाय वर्ड्स और कॉन्ट्रैक्ट वो अपनी इच्छा जाहिर करता है कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करने के लिए। अगर वो कंटिन्यू करने के लिए अपनी इच्छा दिखाता है, अपनी विलिंगनेस दिखाता है, तो फिर वो कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो उसके पास ये अधिकार है कि वो उसी समय वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे। तो अगर उसने जारी रखने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को अपनी इच्छा दिखाई, विलिंगनेस दिखाई बाय वर्ड्स और कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट को एंड करने का उसका अधिकार छिन जाएगा प्रॉमिसी का। लेकिन दोनों ही केस में प्रॉमिसी के पास ये अधिकार होगा कि वो डैमेजेस क्लेम करे प्रॉमिसर से। चलिए इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। A guitarist entered into a contract with B, a hotel owner, to play guitar at B's hotel on every Saturday and Thursday in return of ₹500 for each such stay. A एक गिटारिस्ट है और B एक होटल ओनर है, दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि A उसकी होटल पे, B के होटल पे हफ्ते में 2 दिन ₹500 पर डे के हिसाब से गिटार प्ले करेगा, ठीक है। अब ए ने किसी एक दिन विलिंगफुल जानबूझ करके अपने आप को एब्सेंट कर लिया। अब बी को पावर मिल जाती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे, ठीक है, लेकिन इस डिफॉल्ट के बावजूद बी कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं करता है और वो इंटरेस्टेड होता है कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करने के लिए, तो फिर वो आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो कंटिन्यू भी करता है तो भी उसके पास डैमेजेस क्लेम करने का अधिकार रहेगा। कई बार होता है जॉइंट प्रोमिसर्स होते हैं, ठीक है, तो जॉइंट प्रोमिसर्स जॉइंटली प्रॉमिस करते हैं कुछ किसी एक पर्सन को, मान लीजिए 2 या 3 या 4 मल्टीपल लोग हैं, उन्होंने जॉइंटली प्रॉमिस किया किसी एक पर्सन को कुछ फुलफिल करने का अपना प्रॉमिस, तो ये जॉइंट प्रॉमिसर्स हुए। अब इनकी क्या लायबिलिटी होगी आप उस व्यक्ति के प्रति और आपस में क्या होगा, ये देखते हैं। ये तो भी हम लोगों ने पढ़ा था कि सेक्शन 42 में कि अगर सारे प्रॉमिसर्स सर्वाइव करते हैं तो फिर वो उनकी जॉइंटली लायबल है परफॉर्मेंस के लिए। कोई एक प्रॉमिसर अगर डेथ हो जाती है उसकी जगह उसके रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, वो फुलफिल करेंगे। सारे प्रॉमिसर्स की जॉइंट प्रॉमिसर्स की डेथ हो जाती है तो उन सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आकर के उस प्रॉमिस को फुलफिल करेंगे। लेकिन अगर क्लॉज जो एग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसमें कोई एक क्लॉज है कि अगर डेथ हो जाती है प्रॉमिसर की तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को एग्जेम्प्ट किया जाता है, हो जाएंगे प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए, तो फिर उस केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। सेक्शन 43 देख लेते हैं। एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर में कंपेल टू परफॉर्म, कोई जो जॉइंट प्रॉमिसर्स हैं 2, 3, 4 जितने भी हैं, उनमें से एक भी
कोई भी एक जॉइंट प्रोमिसर दूसरे को कंपेल कर सकता है कि वो अपना पोर्शन कंप्लाई करे। सेक्शन 43 में दिया है, when two or more persons make a joint promise, the promisee may, in the absence of express agreements to the contrary, compel any one or more of the such joint promisers to perform the whole promise. ठीक है, जो प्रोमिसी है, जिससे प्रॉमिस किया गया है, वो या तो सब सारे जॉइंट प्रोमिसर्स को या किसी एक को या किसी दो को, किसी को भी वो फोर्स कर सकता है कि वो पूरा प्रॉमिस कंप्लाई करे। अगर किसी एक को या दो को कंपेल किया गया परफॉर्म करने के लिए, तो each of two or more joint promisers may compel each other joint promisers to contribute equally with himself to the performance of the promise unless a contrary intention appears from the contract. तो जो जॉइंट प्रोमिसर्स हैं वो एक दूसरे को कंपेल कर सकते हैं कि तुम अपना हिस्सा कंप्लाई करो, और वो इक्वली कंप्लाई, इक्वल शेयर्स दो। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा नहीं है कि इस रेशियो में होगा, तो फिर इक्वली सबको देना होगा। और एक जॉइंट प्रोमिसर दूसरे जॉइंट प्रोमिसर को कंपेल कर सकता है कि तुम अपने हिस्से का पैसा दो या सामान दो या जो भी है, तो अपने हिस्से का प्रॉमिस फुलफिल करो। फिर भी अगर कोई एक डिफॉल्ट कर जाता है, एक जॉइंट प्रोमिसर्स, तो बाकी के जॉइंट प्रोमिसर्स को इक्वली उस लॉस को बियर करना होगा, उनको प्रॉमिस उसका भी फुलफिल करना होगा, और उस जो लॉस हुआ उनको, वो आपस में जो सर्वाइविंग पार्टनर प्रोमिसर्स हैं उनको बियर करना होगा। तो फिर इससे हम लोग को 3 पॉइंट निकल के आते हैं। एक तो ये कि जितने भी जॉइंट प्रोमिसर्स हैं वो जॉइंटली एंड सेवरली लायबल है। अगर जॉइंट प्रॉमिस किया गया है तो एक व्यक्ति, वो जॉइंटली तो लायबल है ही है, लेकिन किसी एक व्यक्ति से भी कहा जा सकता है कि तुम पूरा प्रॉमिस को फुलफिल करो। अगर 3 पर्सन है तो किसी एक व्यक्ति से भी कहा जा सकता है वो तीनों का प्रॉमिस फुलफिल करे। ठीक है, ये प्रॉमिसी के ये अधिकार है। हालांकि अगर कोई एग्रीमेंट ऐसा है कि that joint promises cannot be made severally liable, तो फिर उस केस में प्रॉमिसी कंपेल नहीं कर सकता जॉइंट प्रोमिसर्स को परफॉर्म, पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए। एग्जांपल देख लीजिए, ए, बी और सी ने जॉइंटली एग्जीक्यूट किया प्रॉमिसरी नोट को 15,000 रुपया इन फेवर ऑफ एक्स। अब एक्स चाहे तो वो 15,000 रुपया चाहे तो ए से कलेक्ट कर ले, चाहे तो बी से कलेक्ट कर ले, चाहे तो सी से कर ले, या फिर ए बी से मिला के कर ले, या ए सी से मिला के कर ले, या बी सी से मिला के कर ले, या फिर तीनों से भी वो कर सकता है। ईच जॉइंट प्रोमिसर में कंपेल द अदर जॉइंट प्रोमिसर्स टू कंट्रीब्यूट इक्वली। एक जॉइंट प्रोमिसर जो है वो दूसरे जॉइंट प्रोमिसर को फोर्स कर सकता है कि वो इक्वली कंट्रीब्यूट करे प्रॉमिस फुलफिल करने में। अगर कोई अलग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अलग एग्रीमेंट नहीं है कि इस रेशियो में होगा, तो फिर इक्वली करना हो। अगर कोई एक जॉइंट प्रोमिसर या एक से अधिक जॉइंट प्रोमिसर अपना पार्ट नहीं फुलफिल कर रहे हैं वॉलंटरली, तो दूसरे जो जॉइंट प्रोमिसर्स हैं वो उसको, उस व्यक्ति को फोर्स कर सकते हैं कि वो इक्वली वो शेयर कंट्रीब्यूट करे। ठीक है, लेकिन ये इक्वली जरूरी नहीं है, इक्वली की जगह वो कोई सी और रेशियो में भी एग्री कर सकते हैं। अगर इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय जॉइंट प्रोमिसर द अदर शुड शेयर द लॉस इक्वली। तो हम लोगों ने देखा ही था कि अभी भी किसी एक ने अगर डिफॉल्ट किया, एक जॉइंट प्रोमिसर ने, तो बाकी सारे जॉइंट प्रोमिसर्स भी उसकी लायबिलिटी को फुलफिल करेंगे और उस लॉस को आपस में इक्वली बांटेंगे। उसी एग्जांपल में देख लीजिए कि अगर ए नहीं दे पाया अपना 5,000, 15,000 का था, 5,000 नहीं दे पाया ए अपना, तो बी और सी 2,500 रुपया उसका लॉस बियर करेंगे अपने पास। यही एग्जांपल के माध्यम से दिखाया है। ए, बी और सी ने मिस्टर एक्स को प्रॉमिस किया, वी प्रॉमिस टू पे यू ₹15,000 आफ्टर 30 डेज। ये मिस्टर एक्स प्रॉमिसी हैं। ठीक है, अब मिस्टर एक्स चाहे तो किसी से भी 15,000 मांग सकते हैं, ए से भी, बी से भी, सी से भी पूरा 15,000 रुपये मांग सकते हैं। और ए, बी, सी आपस में एक दूसरे को कंपेल कर सकते हैं कि 5,000 रुपये तुम दो। और अगर किसी से एक व्यक्ति ने बिल्कुल डिफॉल्ट कर दिया, वो दिया ही नहीं, तो बाकी को लॉस को, उसका लॉस बराबर बराबर बांटना होगा। ठीक है, ये तो जॉइंट प्रोमिसर्स हो गए। इसी तरह जॉइंट प्रोमिसी होते हैं।
जैसे एक व्यक्ति ने दो या दो से अधिक लोगों से वादा किया, ठीक है ना, यहाँ प्रोमिस ज्यादा है, प्रोमिसर एक है, ठीक है। तो फिर जो प्रोमिसेस है, जॉइंट प्रोमिसेस, उनके राइट्स क्या होंगे? सेक्शन 45 में दिया है, डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स। When a person has made a promise to two or more persons jointly, then unless contrary appears from the contract, the right to claim performance rests as between him and them. जिसने वादा किया है और जिन लोगों को संग वादा किया है उन लोगों के बीच में राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस होगा, ठीक है, विद द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सच डिस्ट्रीज पर्सन जॉइंटली विद द सर्वाइवर्स। जैसे जॉइंट प्रोमिसेस में था वैसे जॉइंट प्रोमिसी में भी है। अगर कोई प्रोमिसी की डेथ हो जाती है तो उसकी जगह उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाएंगे, और अगर सारे जॉइंट प्रोमिसी की डेथ हो जाती है तो उन सारे के जॉइंट प्रोमिसेस, सारे के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाएंगे, उनको फुलफिल, उनको प्रोमिसर अपना प्रॉमिस उनकी तरफ उनको देगा, उनकी तरफ फुलफिल करेगा। एग्जांपल से देख लीजिए, बहुत ही हालांकि सिंपल है। ए प्रोमिसेस टू पे 10,000 टू बी एंड सी आफ्टर 30 डेज। अगर ए, बी और सी दोनों सर्वाइव कर गए तो बी और सी दोनों के पास अधिकार है कि वो ए से कहे कि वो प्रॉमिस परफॉर्म करे। अगर बी की डेथ हो गई तो सी बचा है, और उसके बाद अलावा बी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हैं, वो दोनों मिल करके ए से कहेंगे कि वो अपना प्रॉमिस परफॉर्म करे। अगर बी और सी दोनों डेथ हो गई तो बी और सी दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाएंगे और वो प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए कहेंगे। यही सेम चीज है, डायग्राम के माध्यम से है। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। जो प्रॉमिस किया गया है उसको परफॉर्म कैसे करना है वो सब तो देखा हम लोगों ने, लेकिन किस जगह पे करना है, किस समय करना है, ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन 46 में दिया है, अगर कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए, और प्रॉमिसी के द्वारा कोई एप्लीकेशन या कोई रिक्वायरमेंट नहीं दी जानी कि हाँ आप परफॉर्म करो, ना कोई टाइम लिमिट दिया गया है, ना ही कोई एप्लीकेशन दिया जाना है प्रॉमिसी के द्वारा कि हाँ आप परफॉर्म करो, उस केस में हमें कब तक परफॉर्म कर देना होगा? उस केस में प्रॉमिसर को एक रीजनेबल टाइम में कर देना होगा प्रॉमिस को परफॉर्म। और रीजनेबल टाइम जो है ना वो फैक्ट्स ऑफ द केस के पे डिपेंड करेगा, और ये अलग अलग केस में अलग अलग होगा रीजनेबल टाइम। सेक्शन 47 देख लेते हैं What will be the time of performance of promise where day of performance is fixed? किस दिन परफॉर्म करना है प्रॉमिस, ये तो दिया हुआ है, और ये भी नहीं दिया है, लेकिन ये नहीं दिया है कि प्रॉमिसी कोई एप्लीकेशन देगा, कोई बोलेगा कि भाई आप परफॉर्म करो अभी, इस दिन परफॉर्म करना है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट में दिया है, लेकिन प्रॉमिसी का कोई एप्लीकेशन की तरफ से कोई एप्लीकेशन नहीं आएगी। तो उस समय उस केस में टाइम क्या होगा परफॉर्म करने का? उस केस में उस दिन यूजुअल बिजनेस आवर्स में करना होगा, जो भी बिजनेस आवर होते हैं उस बिजनेस आवर्स के दौरान करना होगा। तो नॉर्मल अगर 1 अप्रैल का टाइम दिया गया है और कोई टाइम 1 अप्रैल का डेट दिया गया है, कोई टाइम फिक्स नहीं है, नॉर्मल बिजनेस आवर्स में करना होगा। अगर नॉर्मल बिजनेस आवर्स के बाद वो परफॉर्म करने की कोशिश करता है तो प्रॉमिसी के पास ये अधिकार होगा कि वो परफॉर्मेंस को रिजेक्ट कर दे। सेक्शन 48 देख लेते हैं, अगर परफॉर्मेंस किसी एक पर्टिकुलर दिन पे करना है और उस दिन एप्लीकेशन वो प्रॉमिसी बोलेगा, अप्लाई करेगा कि हाँ अब करो, तो फिर इसके इन सच केसेस इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रॉमिसर टू मेक एन एप्लीकेशन टू एट अ प्रॉपर प्लेस ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स टू द प्रॉमिसर फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, ठीक है। इस केस में अब प्रॉमिसी की ड्यूटी बन जाती है कि वो बिजनेस आवर के दौरान एक प्रॉपर समय पे, एक प्रॉपर प्लेस पे वो बोले प्रॉमिसर को कि हाँ अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करो। प्रॉपर टाइम क्या होगा, प्रॉपर प्लेस क्या होगा, ये फैक्ट्स ऑफ द केस पे डिपेंड करेगा। व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ, सेक्शन 49 है, व्हाट विल द प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो सच प्लेस
has been fixed and application is to be made by promisee and no application is to be made by the promisee. किस जगह प्रॉमिस को परफॉर्म किया जाएगा? अगर कोई जगह फिक्स नहीं है, ठीक है, और ये प्रॉमिसी ये बताएगा भी नहीं, कोई एप्लीकेशन भी नहीं देगा कि हाँ यहाँ पे परफॉर्म करो, तो फिर कहाँ पे परफॉर्म करेंगे प्रॉमिस को? तो इस केस में अब प्रॉमिसर की ड्यूटी बन जाती है कि वो प्रॉमिसी से बोले कि हमें ये जगह बताओ कि कहाँ पे हमें अपना प्रॉमिस को परफॉर्म करना है, ठीक है। और जब वो प्रॉमिसी वो जगह को डिसाइड कर दे तो ये ड्यूटी है प्रॉमिसर की, वो उस प्रॉमिस को उस जगह पे परफॉर्म करे। एक ये सेक्शन 50 भी है, व्हाट इफ द प्रॉमिसी डिस्क्राइब्स एनी मैनर और टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। अगर प्रॉमिसी ने कोई तरीका बताया है या समय बताया है प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए, तो उस केस में प्रॉमिसर की ड्यूटी होती है कि वो प्रॉमिसी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे और प्रॉमिस को उसी तरीके से परफॉर्म करे जिस तरीके और उसी टाइम पे परफॉर्म करे जैसा कि प्रॉमिसी ने बताया है। फ्रेंड्स, अब हम लोग परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस देखेंगे, ठीक है। जब दोनों तरफ से कुछ फ्यूचर के लिए प्रॉमिस किया गया है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके के हो सकते हैं। पहला तो वो जिसमें एक एक्ट है विथ अ प्रॉमिस, एक काम किया गया और दूसरे साइड ने कुछ प्रॉमिस किया, या फिर दोनों साइड ने कुछ प्रॉमिस किया, ठीक है। पहले फर्स्ट वाले का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मिस्टर ए सेल्स 2 क्विंटल्स ऑफ व्हीट टू मिस्टर बी, who in turn promises to pay 1000 after 2 months। एक्ट क्या है? मिस्टर ए ने 2 क्विंटल गेहूं बेचा, मिस्टर बी को दे दिया, और मिस्टर बी ने प्रॉमिस किया कि वो 2 महीने बाद 1000 रुपया देगा। तो ये एक एक्ट है और एक प्रॉमिस है। मिस्टर ए की तरफ से एक्ट हुआ, मिस्टर बी की तरफ से प्रॉमिस हुआ। ये पहले वाले का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब दूसरे वाला का एग्जांपल देख लेते हैं। 2 promises। मिस्टर एक्स एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर वाई फॉर सप्लाई ऑफ 2 क्विंटल ऑफ व्हीट आफ्टर 2 months फॉर ₹1000। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मिस्टर एक्स सप्लाई करेगा 2 क्विंटल गेहूं 2 महीने बाद 1000 रुपए के लिए, ठीक है। और मिस्टर वाई ने प्रॉमिस किया कि वो जब उसको गेहूं मिल जाएगा 2 महीने बाद तो वो उस समय 1000 रुपए दे देगा। वो आज नहीं दे रहा है, वो 2 महीने बाद जब उसको गेहूं मिलेगा तो वो 1000 रुपए दे देगा। तो दोनों तरफ से प्रॉमिस है। मिस्टर एक्स की तरफ से प्रॉमिस है कि मैं 2 महीने बाद तुम्हें 2 क्विंटल गेहूं दूंगा, और मिस्टर वाई की तरफ से प्रॉमिस है कि मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा 2 महीने बाद, ठीक है। ये इसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। इसमें इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? प्रॉमिस ही एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है। मिस्टर एक्स का प्रॉमिस मिस्टर वाई के लिए कंसिडरेशन है, मिस्टर वाई का प्रॉमिस मिस्टर एक्स के लिए कंसिडरेशन है। तो जो ये रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होते हैं, इसके संबंध में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ प्रावधान दिए गए हैं। सेक्शन 51 देखते हैं। प्रॉमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिसी रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। एक प्रॉमिस मिस्टर एक्स ने प्रॉमिस किया कि मैं 2 क्विंटल गेहूं दूंगा, उन्हें 2 क्विंटल देने की जरूरत नहीं है 2 महीने बाद, तब तक जब तक कि मिस्टर वाई 1000 रुपया देने के लिए तैयार ना हो, ठीक है। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस नीड्स टू बी परफॉर्म वन आफ्टर अनदर। एक के बाद दूसरा परफॉर्मेंस होना चाहिए। एक प्रॉमिस परफॉर्म हुआ फिर दूसरा परफॉर्मेंस भी तुरंत परफॉर्म होना चाहिए। तो इसलिए दोनों जो प्रॉमिसर हैं उनको अपने प्रॉमिस के परफॉर्मेंस के लिए बिल्कुल रेडी होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति ने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया तो जो दूसरा व्यक्ति है वो भी अपना प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए बाध्य नहीं है। हमने अभी वही 1000 रुपये वाला व्हीट का एग्जांपल देखा था। सेकंड है सेक्शन 52 में ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। पहले कौन करेगा, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेशली दिया हुआ है कि पहले इस व्यक्ति को करना होगा फिर दूसरा व्यक्ति अपना प्रॉमिस परफॉर्म करेगा, तो
जो जो तरीका दिया गया है तो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा उसी तरीके में करना होगा, उसी तरीके से करना है। अगर वो एक्स और वाई वाले एग्जांपल में अगर ये दिया है कि पहले एक्स चावल दे गेहूं देगा फिर वाई पैसे देगा, तो पहले एक्स को ही गेहूं देना होगा, फिर उसके बाद वाई पैसे देगा। अगर कोई एक्सप्रेसली तरीका नहीं दिया गया है कि किस ऑर्डर में प्रोमिसेस परफॉर्म किए जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट में, तो जो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है उसके हिसाब से जो सही हो, जो उचित हो, उस ऑर्डर में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना हो, प्रॉमिस परफॉर्म करना होगा। सेक्शन 53 देख लेते हैं। केसेस वेयर एक्ट ऑफ वन पार्टी प्रिवेंट्स द अदर फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस। एक पार्टी का जो कुछ एक्ट है उसने दूसरी पार्टी को प्रिवेंट कर दिया कि वो अपना प्रॉमिस परफॉर्म कर सके। इसको थोड़ा एग्जांपल से देखेंगे तो समझ में आएगा। When a contract contains reciprocal promises and the acts of one party to the contract prevents the other party from performing his promise, the contract becomes voidable at the option of party so prevented. एक पार्टी ने एक ऐसा एक्ट किया जिसकी वजह से दूसरा पार्टी अब अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं कर सकता, तो दूसरे पार्टी के ऑप्शन पे वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। जो दूसरी पार्टी है वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकती है पहली पार्टी से। एग्जांपल से देख लीजिए, ए एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल हिज कार टू बी आफ्टर 2 months फॉर ₹20,000। ए ने बी के संग कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो 2 महीने बाद अपनी कार बेच देगा 20,000 रुपए में बी को। तो लेकिन इस 2 महीने के दौरान उसने ए ने अपनी कार को बहुत पुअरली मेंटेन किया और तमाम पार्ट्स उसके रिप्लेस करा दिए, डुप्लीकेट लगवा दिए उसकी जगह है। तो अब ये इस केस में बी के ऑप्शन पे ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। सेक्शन 54 देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू द प्रॉमिस विच शुड बी परफॉर्म्ड। अगर कुछ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में, इसमें या तो उनमें से एक प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया जा सकता है जब तक कि दूसरा प्रॉमिस परफॉर्म ना हो जाए, और या फिर उसका परफॉर्मेंस क्लेम नहीं किया जा सकता है जब तक कि दूसरा व्यक्ति अपना प्रॉमिस परफॉर्म ना कर दे। या तो वो परफॉर्म ही नहीं किया जा सकता पहला प्रॉमिस जब तक कि दूसरा व्यक्ति अपना प्रॉमिस परफॉर्म ना कर दे, या फिर उसका परफॉर्मेंस वो क्लेम नहीं कर सकता जब तक कि दूसरा व्यक्ति अपना पार्ट का परफॉर्मेंस न कर दे, और दूसरा व्यक्ति अपना परफॉर्मेंस करने में, अपने प्रॉमिस का परफॉर्मेंस करने में फेल हो जाता है। ठीक है, तो पहला जो प्रॉमिसर है, तो दूसरा जो प्रॉमिसर है वो पहले वाले से क्लेम नहीं कर सकता कि तुम अपना पार्ट परफॉर्म करो। ठीक है, इसमें वो कंपनसेशन भी पहला वाला व्यक्ति क्लेम कर सकता है। सेक्शन 57 देख लेते हैं। रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू थिंग्स लीगल एंड ऑल्सो अदर थिंग्स इलीगल। कुछ थिंग्स लीगल है, कुछ थिंग्स अलग इलीगल है, ऐसा रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। पहला तो ऐसा, इस प्रॉमिस में क्या होता है, ये पहला तो वो कुछ चीजें हैं जो लीगल है उसको करने के लिए प्रॉमिस हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और उसके बाद कुछ स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस में कुछ अन्य चीजें जो कि इलीगल है उसको करने के लिए प्रॉमिस हुआ। तो जो पहला प्रॉमिस है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, दूसरा प्रॉमिस है वो वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है, एग्जांपल से देखेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ए एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू सेल हिज कार फॉर ₹25,000। ठीक है, ये तो पहला प्रॉमिस हुआ। और ये परफेक्टली ओके है, सही है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अलावा दे आल्सो एग्रीड दैट इफ बी यूजेस द कार फॉर स्मगलिंग बी विल पे अनदर 10,000 टू हिम। ये भी प्रॉमिस किया गया कि अगर बी ने उस कार को स्मगलिंग के लिए यूज किया तो वो ए को 10,000 रुपया और देगा। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एग्रीमेंट है, क्योंकि वो दूसरा वाला का ऑब्जेक्ट इलीगल है। सेक्शन 58 देख लेते हैं, लास्ट है। ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच बीइंग इलीगल। ठीक है, एक ब्रांच ऑल्टरनेटिव प्रोमिसेस है और एक ब्रांच उसकी इलीगल है। जैसे उसमें एक ब्रांच तो लीगल है और दूसरी ब्रांच इलीगल है, तो उस केस में केवल लीगल ब्रांच को इन्फोर्स किया जा सकता है, इलीगल ब्रांच को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। ये तो हो गया रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। ठीक है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं, सेक्शन 55 में है, इसमें टाइम बहुत एसेंशियल होता है उसके परफॉर्मेंस का।
ठीक है। और उस केस में अगर वो उस टाइम लिमिट में उसका परफॉर्मेंस ना हो, या तो उस लिमिट के अंदर ना हो, या उस दिन ना हो, तो फिर उसका क्या इफेक्ट होगा उस फेलियर का। ठीक है, इसके विषय में सेक्शन 55 में प्रावधान दिए गए हैं। When a party to a contract promises to do a certain things at or before a specified time, एक पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट की, उसमें कॉन्ट्रैक्ट में उसने प्रॉमिस किया था कि कुछ काम करेगी इस पर्टिकुलर टाइम तक या उससे पहले, ठीक है, और उसमें वो फेल हो जाती है, ठीक है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा प्रॉमिसी के ऑप्शन पर। दूसरा व्यक्ति जो प्रॉमिसी है वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा उसकी इच्छा पर, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर दे, ठीक है। और अगर पूरा ये जो इन्होंने परफॉर्मेंस की है, कुछ पोर्शन कर दिया है टाइम के अंदर, कुछ पोर्शन टाइम के बाद करना चाह रहे हैं, तो फिर जितना पोर्शन बचा हुआ है जो टाइम के अंदर नहीं हुआ वो वॉइडेबल होगा प्रॉमिसी के ऑप्शन पर, ना कि पूरा, ठीक है। लेकिन ये चीज कब होगी? ये चीज तब होगी जब दोनों पार्टीज का ये इंटेंशन था कि जो टाइम है वो कॉन्ट्रैक्ट का एसेंस है, मेन आधार है, टाइम ही मेन चीज है इस कॉन्ट्रैक्ट में। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पे ये लागू नहीं होगा ये चीज। लेकिन अब ये सवाल ये उठता है कि हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो टाइम है वो एसेंशियल एलिमेंट है किसी कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। इसके लिए दो तरीके हो सकते हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट में खास सीधे सीधे लिखा हो कि ये टाइम लिमिट कंप्लाई करना मैंडेटरी होगा, और या फिर अगर ऐसा स्पेशली लिखा नहीं है उसमें, तो फिर जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उससे ये मतलब निकाला जा सकता है कि टाइम लिमिट को एडहियर करना मैंडेटरी होगा। दोनों ही केस में हम कहेंगे कि एसेंशियल एलिमेंट इस कॉन्ट्रैक्ट का टाइम लिमिट है, ठीक है। आमतौर पे ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पे कि प्राइस में बहुत वॉलेटिलिटी होती है, प्राइस समय के संग प्राइस ऊपर नीचे बहुत तेजी से होता है, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, शेयर्स है, इसमें प्राइस बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है समय के साथ। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में ये टाइम लिमिट एसेंशियल होता है, ठीक है। अगर टाइम लिमिट एसेंशियल नहीं है और ऐसा फेलियर हो जाता है, टाइम के अंदर नहीं किया परफॉर्मेंस, तो फिर उस केस में प्रॉमिसी के ऑप्शन पे ये वॉइडेबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि टाइम लिमिट एसेंशियल होता है तभी ये वॉइडेबल होता है प्रॉमिसी के ऑप्शन पे। अगर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो टाइम लिमिट एसेंशियल चीज नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट में, तो फिर वो प्रॉमिसी को वो वॉइडेबल नहीं होगा, ऑप्शन प्रॉमिसी के लिए वो वॉइडेबल नहीं होगा। लेकिन प्रॉमिसी चाहे तो टाइम लिमिट एडहियर नहीं करने के लिए कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। अच्छा, मान लीजिए टाइम लिमिट एसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, और लेकिन टाइम लिमिट के बाद भी प्रॉमिसी ने एक्सेप्ट कर ली परफॉर्मेंस को, ठीक है, तो फिर अब उसका अधिकार खत्म हो गया वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करने का, खत्म करने का। अगर उसने टाइम लिमिट के बाद एक्सेप्ट कर लिया परफॉर्मेंस को, तो अब वो ये नहीं कर सकता कि मैं अब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहा हूं, ठीक है। उसको परफॉर्मेंस को टाइम लिमिट के बाद एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस केस में भी वो कंपनसेशन मांग सकता है क्योंकि टाइम लिमिट एडहियर नहीं किया गया है, डिलेड परफॉर्मेंस हुआ है। लेकिन वो कंपनसेशन कब मांगेगा? वो कंपनसेशन तभी मांगेगा जिस समय वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो रहा है, उस समय वो इंटीमेट कर दे अपनी इंटेंशन का कि मैं परफॉर्मेंस एक्सेप्ट तो कर रहा हूं लेकिन मैं इसका कंपनसेशन लूंगा। और अगर उसने उस समय इंटीमेट नहीं किया तो फिर वो बाद में कंपनसेशन भी नहीं मांग सकता, न कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, न कंपनसेशन मांग सकता है। सेक्शन 55 को डायग्राम के माध्यम से देख लीजिए। सेक्शन 55 में पहले तो चेक करिए कि क्या टाइम एसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का। नहीं है, नो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट किसी हालत में वॉइडेबल नहीं होगा। लेकिन प्रॉमिसी जो है वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। हाँ है,
क्या प्रॉमिस, फिर चेक करिए क्या प्रॉमिस स्पेसिफाइड टाइम में परफॉर्म कर दिया गया है। हाँ कर दिया गया है, तो फिर वॉइडेबिलिटी का कोई सवाल ही नहीं है, तो टाइम से परफॉर्म हो गया है। नहीं किया गया है, अब ये इस केस में प्रोमिसी के ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। अच्छा, मान लीजिए उसके बाद टाइम लिमिट के बाद परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है। अगर एक्सेप्ट किया गया है कि नहीं किया गया इसको चेक करते हैं। नहीं एक्सेप्ट किया गया है तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और वो प्रोमिसी कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। नहीं एक्सेप्ट कर लिया गया है, मान लीजिए एक्सेप्ट कर लिया गया है, अब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं है क्योंकि एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। और प्रोमिसी लेकिन कंपनसेशन क्लेम कर सकता है क्योंकि टाइम लिमिट को का पालन नहीं किया गया, लेकिन वो तभी क्लेम कर सकता है जब जब परफॉर्मेंस हो रही है कॉन्ट्रैक्ट की, उस समय वो इंटीमेट कर दे कि मैं परफॉर्मेंस तो एक्सेप्ट कर रहा हूं लेकिन मैं डिले के लिए कंपनसेशन लूंगा। अगर उस समय वो इंटीमेट नहीं करता तो बाद में वो कंपनसेशन भी नहीं मांग सकता। नेक्स्ट है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। सेक्शन 56 है, 56 है, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स। कोई ऐसा काम करने के लिए एग्रीमेंट है जो इम्पॉसिबल है। ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो इम्पॉसिबल काम वो करने के लिए है, कोई भी एग्रीमेंट ऐसा है वो वॉइड एग्रीमेंट है, ठीक है। ये तो उनकी बात हो गई जो एग्रीमेंट करते वक्त ही इम्पॉसिबल है काम। लेकिन मान लीजिए एग्रीमेंट कर लिया और उस समय पॉसिबल था, लीगल था, बाद में इम्पॉसिबल हो गया या इनलीगल हो गया, तब क्या करेंगे? अभी परफॉर्म नहीं किया गया है, बाद में उसका चेंज हो गया और वो इम्पॉसिबल हो गया, इनलीगल हो गया, तो क्या करेंगे? एग्रीमेंट्स टू डू एक्ट्स आफ्टरवर्ड्स बिकमिंग इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। A contract to do an act which after the contract is made, जब कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है उसके बाद वो इम्पॉसिबल हो जाता है उसका परफॉर्मेंस, या फिर कुछ ऐसा काम हुआ, ऐसा इवेंट्स हुए कि जो कि प्रोमिसर के हाथ में नहीं था, वो प्रिवेंट नहीं कर सकता था उस इवेंट को, और उसकी वजह से वो अनलॉफुल हो गया, ठीक है। प्रोमिसर के बस में नहीं था कुछ ऐसा इवेंट और उसके बस के बाहर था और वो अनलॉफुल हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो अनलॉफुल हो गया वो परफॉर्मेंस, तो फिर उस केस में वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, ठीक है। कब वॉइड हो जाएगा? जब वो इम्पॉसिबल हो गया या अनलॉफुल हो गया। अब देखिए इस डेफिनेशन के हिसाब से 3 सिचुएशन आ रही है। पहली तो ये कि जिस समय एग्रीमेंट हुआ उसी समय इम्पॉसिबल था उसको परफॉर्म करना, तो फिर वो स्टार्टिंग में ही एग्रीमेंट वॉइड है, एब इनिशियो डे 1 पे ही वॉइड है और वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एग्जांपल देख लीजिए, ए ने एग्री किया मिस्टर बी से कि वो 500 रुपए देगा अगर वो बी हवा में उड़ सके तो ये हवा में किसी इंसान के लिए उड़ना संभव नहीं है, तो ये एक वॉइड एग्रीमेंट है। लेकिन कब? Such agreements are void when the fact of impossibility is known to both the parties at the time of performance. या तो जो परफॉर्मेंस की इम्पॉसिबिलिटी है ये दोनों पार्टीज को एग्रीमेंट करते वक्त ही मालूम है, ठीक है। और या फिर दोनों पार्टीज को नहीं मालूम है एग्रीमेंट करते वक्त कि ये इम्पॉसिबल है, या तो दोनों को मालूम है या दोनों को नहीं मालूम है, और या फिर केवल प्रोमिसर को मालूम है एग्रीमेंट करते वक्त कि ये इम्पॉसिबल है, प्रोमिसी को नहीं मालूम है। इन तीनों सिचुएशन में ये वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला 2 केसेस जो है, जो कि दोनों को मालूम था, दूसरा कि दोनों को नहीं मालूम था इम्पॉसिबिलिटी, तो इस केस में कोई पार्टी कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकती। लेकिन तीसरे काम केस में जो प्रोमिसी है वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। क्यों? क्योंकि केवल प्रोमिसर को मालूम था कि ये इम्पॉसिबल है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना, फिर भी उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, एग्रीमेंट किया। तो या तो देखिए इस तीसरे वाले केस में या तो प्रोमिसर को मालूम था एग्रीमेंट करते वक्त
कि वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है, और या फिर वो इग्नोरेंट भी हो सकता है, ठीक है, उस समय। लेकिन एक ही कुड हैव नोन दिस फैक्ट थ्रू ऑर्डिनरी डिलीजेंस, वो इग्नोरेंट था, लेकिन इन सामान्य बुद्धि से का इस्तेमाल करता वो तो इस फैक्ट को जान सकता था। तो इस केस में भी कंपनसेशन उससे क्लेम किया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड है, एग्रीमेंट वॉइड है, लेकिन अगर वो या तो जानता था कि इम्पॉसिबल है प्रॉमिसर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना, या फिर वो नहीं भी जानता था लेकिन वो साधारण बुद्धि का इस्तेमाल करता तो वो जान सकता था। इन दोनों केसेस में प्रॉमिसरी चाहे तो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है डैमेज जो उसको हुआ है। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, अब जो सेकंड पार्ट आया था, एग्रीमेंट करते वक्त तो पॉसिबल था कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्योंकि सारे एसेंशियल एलिमेंट्स मालूम वो प्रेजेंट है, लेकिन बाद में ये इम्पॉसिबल हो गया कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आ जाते हैं सुपरवीनिंग इलीगैलिटी। कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस समय तो सब ओके था, सब ठीक था, लेकिन बाद में वो किसी वजह से इलीगल हो गया, प्रॉमिसर के हाथ में नहीं थी वो चीजें, और वो इलीगल हो गया, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी चेंज हो गई, कुछ लॉ चेंज हो गया, उसकी वजह से बाद में वो इलीगल हो गया। इस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। कुछ एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल है जैसे बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ सर्टेन गुड्स बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि ये वाला पर्टिकुलर प्याज है या कुछ भी आइटम है मान लीजिए, और उसको एक्सपोर्ट करना अब नहीं अलाउड है, और पहले से ही कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था एक्सपोर्ट करने के लिए, अब ये इलीगल हो गया है उसको एक्सपोर्ट करना, तो फिर ये जो पहले के कॉन्ट्रैक्ट हो रखे थे। फ्रेंड्स, अब हम लोग अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स देखेंगे कि अब अगर एक व्यक्ति के पास एक व्यक्ति ने कई लोन ले रखे हैं या कई पेमेंट ड्यू है किसी दूसरे व्यक्ति को अलग अलग, और उसने कुछ थोड़ा सा पेमेंट दिया, तो किस अमाउंट से हम उसको सेट ऑफ करेंगे, ठीक है। कई कई कर्जे हैं उस व्यक्ति के पास दूसरे व्यक्ति से लिया हुआ है, और उसने कुछ पेमेंट दिया, ठीक है, अपने क्रेडिटर को कुछ पेमेंट दिया, तो उसको हम कैसे किस डेब्ट के अगेंस्ट उसको हम सेट ऑफ करेंगे, ठीक है। तो ये इसके लिए 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन 59 टू सेक्शन 61। तो सबसे पहले सेक्शन 59 देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेब्ट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। अगर उस व्यक्ति ने मिस्टर ए ने लिया को देना है मिस्टर बी को, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पेमेंट दिया और मिस्टर ए को कई पेमेंट्स देने हैं, लेट्स से 2000 का एक लोन, 2000 का एक डेप्ट था, 5000 का एक डेप्ट था, एक 10,000 का डेप्ट था, तो मिस्टर ए ने दिया 1000 रुपये केवल, तो अब किस डेप्ट के अगेंस्ट उसको सेट ऑफ करेंगे। तो अगर मिस्टर ए ने क्लियर कट बता दिया, स्पेशली बता दिया है कि ये 1000 रुपया फला डेप्ट के अगेंस्ट सेट ऑफ करना है, 5000 वाले के अगेंस्ट करना है या 10,000 वाले के अगेंस्ट करना है, तो फिर उसके अगेंस्ट उस डेप्ट के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा, ठीक है। और अगर वो उसने स्पेशली नहीं बताया है, जो परिस्थितियां हैं वो भी उससे ये जाहिर हो रहा है कि ये जो सर्कमस्टेंसेस है कि उससे ये क्लियर हो रहा है कि ये उस पर्टिकुलर डेप्ट के अगेंस्ट सेट ऑफ होना है, तो भी वो उसी पर्टिकुलर डेप्ट के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा, ठीक है। तो ये अब क्रेडिटर की ड्यूटी होगी कि वो उसी जो पेमेंट मिला उसको, वो उस पर्टिकुलर डेप्ट के अगेंस्ट ही उसको अप्रोप्रिएट करेगा। सेक्शन 60 देख लेते हैं। जहां पे ये चीज ना इंडिकेट की गई हो, तो फिर क्रेडिटर के पास ये लिबर्टी आ जाती है कि वो किसी भी डेप्ट के अगेंस्ट उसको अप्रोप्रिएट कर सकता है उस पेमेंट को। वो अगर टाइम बार डेप्ट है तब भी वो कर सकता है क्रेडिटर, ठीक है। वो किसी भी, जैसे कि जो हमने एग्जांपल दिया था 2000, 5000, 10,000 का डेप्ट है और क्रेडिटर को 1000 रुपये मिलते हैं डेटर की तरफ से, तो डेटर ने बताया नहीं, ना ही परिस्थितियों से ये मालूम पड़ पा रहा है कि किस डेप्ट के अगेंस्ट करना है, तो अब क्रेडिटर के पास लिबर्टी है, वो तीनों डेप्ट में से किसी भी डेप्ट के अगेंस्ट उसको अप्रोप्रिएट कर सकता है। कोई टाइम बार डेप्ट होगा तो उसके अगेंस्ट भी कर सकता है। अब एक सेक्शन 61 आ जाता है, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नीदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स।
मतलब जो अप्रोप्रिएशन का काम है वो डेटर या क्रेडिटर नहीं कर रहा है, कोई और थर्ड पार्टी कर रही है, ठीक है। जो इन ऑर्डर ऑफ टाइम जो सबसे पुराना डेप्ट है उसको सबसे पहले उसके अगेंस्ट अप्रोप्रिएट किया जाएगा पेमेंट को, ठीक है। तो लेट्स से बैंक कर रहा है ये अप्रोप्रिएशन का काम, तो फिर वो उसके लिए इन ऑर्डर ऑफ टाइम उसको करना होगा, अपनी मर्जी से कोई भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पुराना डेप्ट है उसको पहले सेटल करना होगा, उसके बाद कुछ पैसे बचे तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डेप्ट है उसको सेटल करना होगा, ठीक है। वो टाइम बार डेप्ट को भी इस सीक्वेंस में कर सकते हैं। और लेट्स से मान लीजिए कि एक ही दिन दो डेप्ट है, एक ही दिन के दो डेप्ट हैं, तो फिर प्रोपोर्शनल बेसिस पे करना होगा सेट ऑफ, ठीक है। जैसे एक ही दिन के दो डेप्ट है उसका एक एग्जांपल देख लीजिए। ए ने 1,000 रुपया और 2,000 रुपया एक ही दिन लिया है, बोरो किया है, ठीक है। अब ए ने 2,400 रुपए दे दिए, तो फिर इसमें से आप यहाँ पे रेशियो निकालिए, 1:2 है ना, तो इस 2,400 को 1:2 के रेशियो में बांट करके मतलब 800 और 1,600, 800 रुपया इस 1,000 वाले डेप्ट से सेट ऑफ होगा और 1,600 रुपया इससे होगा, ठीक है। यही चीज एक डायग्राम के माध्यम से दिखाई गई है, आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स दैट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिन्हें परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये लॉ है कि सेक्शन 62 में दिया है, इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रेसिशन एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इफ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर इट, ये होता है नोवेशन। एक सब्स्टिट्यूट, अभी इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज है वो एक तैयार हो जाती है एक नया कॉन्ट्रैक्ट से पुराने कॉन्ट्रैक्ट को रिप्लेस कराने के लिए, या फिर टू रिसाइंड और ऑल्टर इट, उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करने की है। इसको तीनों तीनों पॉइंट्स को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। नोवेशन हो गया कि एक नया कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से पुराने कॉन्ट्रैक्ट को रिप्लेस कर रहा है, पूरी तरीके से, तो फिर उस केस में ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा पुराना वाला, और उसको परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हुआ उसका कंसिडरेशन क्या होगा, जो नए कॉन्ट्रैक्ट का वो कंसिडरेशन है उससे वो डिस्चार्ज होगा पुराना ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि नया कॉन्ट्रैक्ट जो बनेगा वो सेम पार्टीज के बीच में बनना चाहिए, वो किसी दूसरी पार्टीज के बीच में भी बन सकता है, ठीक है। और दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि ये नोवेशन के लिए जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज है वो सारी की सारी पार्टीज एग्री करनी चाहिए। कोई भी एक पार्टी एग्री नहीं कर रही है तो फिर ये नोवेशन नहीं हो सकता। अच्छा, एग्जांपल से देखिए, ए एग्रीज टू सप्लाई 1 क्विंटल राइस टू बी, ए ने एग्री किया कि वो 1 क्विंटल राइस बी को देगा, ठीक है। लेकिन बाद में ए, बी और सी ने एग्री किया कि अब सी देगा बी को राइस, ए की जगह अब सी राइस देगा बी को। तो अब ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट जो ए और बी के बीच में हुआ था वो खत्म हो गया और उस पर कोई लाइबिलिटी नहीं बची। अब नया कॉन्ट्रैक्ट बी और सी के बीच में हो गया और वो ए और बी के कॉन्ट्रैक्ट को रिप्लेस कर लिया उस कॉन्ट्रैक्ट ने, ठीक है। अब आ जाइए रेसिशन देख लेते हैं। रेसिशन मतलब जब जो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट की वो आपस में ही एग्री कर जाए कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर रहे हैं, इसका परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, अब हम इसको आगे ऐसे एज इट इज खत्म कर रहे हैं, तो फिर ये रेसिशन होगा। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा लेकिन इसकी जगह कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा। नोवेशन में नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया था और इसमें सारी पार्टीज एग्री करनी चाहिए, और लेकिन रेसिशन में कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए, बिना कंसिडरेशन के रेसिशन नहीं हो सकता। ऑल्ट्रेशन जैसे कि नाम से ही बहुत इजी आप समझ सकते हैं, जब जब जो पार्टीज हैं वो आपस में एग्री कर जाए कि टर्म्स एंड कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट की थोड़ी चेंज कर लेते हैं, तो फिर ये ऑल्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो इस केस में ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा
और एक मॉडिफाइड, उसका एक मॉडिफाइड वर्जन आ जाएगा उसकी जगह पे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल से देख लेते हैं कि ए और बी ने, ए ने एग्री किया कि वो बी को 10 किलो 10 क्विंटल चावल देगा 5,000 रुपये पर क्विंटल के रेट से। हालांकि फिर लेकिन बाद में दोनों ने टर्म्स एंड कंडीशन मॉडिफाई कर दिए और 10 क्विंटल की जगह केवल 8 क्विंटल कर दिया। तो अब ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और उसकी जगह न्यू कॉन्ट्रैक्ट आ गया 8 क्विंटल वाला। लेकिन दोनों पार्टीज को एग्री करना चाहिए, होना होगा। अच्छा जी, नोवेशन पढ़ा और ऑल्टरेशन पढ़ा आपने अभी। ठीक है, नोवेशन मतलब कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, एक बिल्कुल ही परफेक्टली न्यू कॉन्ट्रैक्ट आ गया। और ऑल्टरेशन हो गया कि इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस मॉडिफाई कर दिए गए उस ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट के, उससे भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, उसकी जगह मॉडिफाइड, उसी कॉन्ट्रैक्ट का मॉडिफाइड वर्जन आ जाता है। तो दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए, नोवेशन में पार्टी चेंज हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। नई पार्टी के हो सकता है वही पुरानी वाली पार्टी फिर से नया कॉन्ट्रैक्ट बना ले, या फिर कोई नई पार्टी भी आ जाए और उसमें, या फिर केवल नई पार्टी ही हो, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। ऑल्ट्रेशन में ऐसा नहीं होता, ऑल्ट्रेशन में पार्टीज वही रहती हैं। कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो सकता है कि नहीं, जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीटली रिप्लेस हो जाता है नोवेशन के केस में नए कॉन्ट्रैक्ट से। और अल्ट्रेशन में पुराने कॉन्ट्रैक्ट के कुछ टर्म्स चेंज किए जाते हैं। ठीक है, अब सेक्शन 63 देख लेते हैं। प्रोमिसी में डिस्पेंस विथ और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एवरी प्रोमिसी में डिस्पेंस विथ और रेमिट होली और इम्पार्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस मेड टू हिम। प्रॉमिसर ने प्रॉमिसी से कुछ प्रॉमिस किया, कुछ और उसका परफॉर्मेंस होना है। अब प्रॉमिसी चाहे तो उसको छूट दे सकता है, या तो पूरी तरीके से छूट दे दे तुम परफॉर्म मत करो कॉन्ट्रैक्ट, या फिर पार्टली कह दे कि इतना कम परफॉर्म करना होगा। ठीक है, प्रॉमिसी चाहे तो टाइम भी एक्सटेंड कर सकता है, और वो चाहे तो कुछ और भी प्रॉमिस, जो चीज प्रॉमिस की गई थी उसके, उसको छोड़ करके कुछ और चीज भी एक्सेप्ट कर सकता है उसके बदले में। तो सेक्शन 63 क्या कहता है, जो प्रॉमिसी की तरफ से रेमिशन होगा उसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज होगा। जो प्रॉमिसी है, जो प्रॉमिसर का ऑब्लिगेशंस को वेव कर सकता है, चाहे तो पूरी तरीके से या कुछ पार्ट उसका। वो टाइम भी एक्सटेंड कर सकता है प्रॉमिसी परफॉर्मेंस के लिए, और या फिर वो कुछ और भी एक्सेप्ट कर सकता है जो प्रॉमिसर द्वारा प्रॉमिस किया गया था, उसके एवज में कुछ और भी एक्सेप्ट। और इसके लिए कोई कंसीडरेशन होना भी जरूरी नहीं है, प्रॉमिसी के लिए कोई कंसीडरेशन होना भी जरूरी नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल से देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। मिस्टर ए ने प्रॉमिस किया 1,000 रुपया देने के लिए मिस्टर बी को 30 दिन के बाद। मिस्टर बी ने पास्ट में कभी कुछ गुड्स सप्लाई किए थे, उसके एवज में मिस्टर ए ने कहा 30 दिन बाद मैं तुमको 1,000 रुपया दूंगा। ए प्रॉमिसर है, बी प्रॉमिसी है। अब बी के पास, जो प्रॉमिसी है उसके पास ये राइट्स है। मिस्टर बी चाहे तो मिस्टर ए को अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने से पूरी तरीके से रिलीव कर सकते हैं, वो कह के मत दो तुम 1,000 रुपया। वो छोटा अमाउंट भी ले सकते हैं, 1,000 की जगह 800 रुपये भी ले सकते हैं, और पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। और वो चाहे तो 30 दिन के बजाय ज्यादा टाइम भी दे सकते हैं, 30 दिन, 45 दिन, 50 दिन, 100 दिन, जितना भी चाहे एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। वो चाहे तो 1,000 रुपए के बदले कुछ सिल्वर या दूसरा आर्टिकल भी ले सकते हैं और उनका क्लेम सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, इसी को डायग्राम के फॉर्म में भी बताया गया है। अच्छा, कुछ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जो एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कब होते हैं, जब एक पार्टी को ऑप्शन मिल जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट को नलिफाई कर दे और अपना ऑब्लिगेशन फुल परफॉर्म न करे। तो अगर वो रिसाइंड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को, तब क्या होगा? ठीक है, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, सेक्शन 54 में दिया है। किसी व्यक्ति के ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, वो उसको रिसाइंड कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करता है, तो फिर दूसरी पार्टी को ये अधिकार मिल जाता है कि वो अपना प्रॉमिस फुलफिल ना करे। ठीक है, उसने, दूसरी पार्टी ने कुछ प्रॉमिस किया था, वो फुलफिल ना करे।
और लेकिन फिर जो जिस पार्टी ने रिसाइन किया एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को, अगर उसको कुछ बेनिफिट मिल गया है उसके अंदर में दूसरी पार्टी से, तो फिर उसको वो वापस करना होगा। ठीक है, वो बेनिफिट वापस करना। अभी एग्जांपल से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो जैसे यही मैंने बताया कि अगर किसी के ऑप्शन पे वॉइडेबल है कॉन्ट्रैक्ट और वो अवॉइड कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को, तो फिर उसको जो बेनिफिट मिला हुआ है उसको रिस्टोर करना होगा, उसको वापस करना होगा दूसरी पार्टी को। कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कब हो सकता है? स्टार्टिंग में ही वॉइडेबल हो सकता है जब कॉन्ट्रैक्ट बना था, और बाद में भी हो सकता है किसी वजह से वो वॉइडेबल हो गया हो। तो जैसे अगर कोई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है और जिस पार्टी के ऑप्शन पे वॉइडेबल होता है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करती है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है उसी समय। ठीक है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं अगर उसने पावर अपना एक्सरसाइज की? पहला तो ये कि कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे खत्म हो गया। तो दूसरा, जो पार्टी है, जो दूसरी पार्टी है, ऑपोजिट पार्टी है, उसको अब अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करना होगा। और जिस व्यक्ति ने अवॉइड किया है कॉन्ट्रैक्ट को, उसको उसको जो भी बेनिफिट अभी मिला है दूसरी पार्टी से, वो उसको वापस देना होगा। और जिस व्यक्ति ने अवॉइड किया है कॉन्ट्रैक्ट को, रिसाइन किया है, वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है दूसरी पार्टी से। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए। अभी ए यूज्ड कोर्सन टू सेल हिज कार टू बी फॉर अ hefty प्राइस। ए ने जबरदस्ती अपनी कार बी को बेची बहुत हाई रेट पे। ठीक है, तो अब ये बी के ऑप्शन पे ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। ठीक है, अब वो चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है, लेकिन उसको कार वापस करनी होगी ए को। और लेकिन बी चाहे तो कंपनसेशन डैमेजेस मांग सकता है, जो उसको सफर हुआ है वो ए से मांग सकता है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु रिसीव्ड एडवांटेज अंडर अ वॉइड एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सब्सिक्वेंटली बिकम्स वॉइड। किसी पर्सन को एक वॉइड एग्रीमेंट के अंतर्गत कुछ बेनिफिट्स मिले, एडवांटेजेस मिले, या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया वो, लेकिन बाद में वॉइड हो गया वो। या तो शुरुआत में ही एग्रीमेंट वॉइड था, कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाया, लेकिन बेनिफिट मिल गया किसी व्यक्ति को, और या फिर कॉन्ट्रैक्ट बन गया, शुरुआत में वॉइड नहीं था और बाद में जाके किसी वजह से वॉइड हो गया। ठीक है, और बेनिफिट मिल गया किसी व्यक्ति को। तो जिस व्यक्ति को बेनिफिट मिला है उसके क्या ऑब्लिगेशन होंगे? सेक्शन 65 है, व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड। ठीक है, शुरुआत में एग्रीमेंट ही डिस्कवर वॉइड था। और व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, any person who has received any advantage under the said agreement or contract is bound to restore it or to make compensation for it to the person from whom he received it। तो जिसको बेनिफिट मिला है उसकी ये ड्यूटी है कि वो जो भी बेनिफिट मिला है उसको वापस करे या फिर उसका कंपनसेशन दे अगर वो वापस नहीं कर पा रहा है उस बेनिफिट। एग्जाम्पल के माध्यम से भी देख लेते हैं। ए एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल हिज कार टू बी फॉर ₹50,000। बी गिव एन एडवांस ऑफ ₹20,000। 20,000 रुपया बी ने एडवांस दे दिया कार लेने के लिए। बी को डिलीवर की जाए कार तो उससे पहले ही वो डिस्ट्रॉय हो गई एक्सीडेंट में। तो ये एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि जिस समय एग्रीमेंट हुआ था उस समय वो वैलिड था, बाद में डिस्ट्रॉय होने की वजह से वॉइड हो गया। अब ए की ड्यूटी है कि वो 20,000 रुपए बी को वापस करे। मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग और रिवोकिंग डिसीजन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो अब जैसे ये अभी हम लोगों ने देखा कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन करने के विषय में, ये वाला रिसीजन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करता है एक पार्टी, उसको जो वॉइड था तो उसको जो डिसीजन है वो उसको कम्युनिकेट कैसे करेंगे, ये सेक्शन 66 में दिया हुआ है। द रेजिस्ट्रेशन ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में बी communicated or revoked in the same manner and subject to same rules as applied to communication or revocation of the proposal। हम लोग ने शुरुआत में प्रपोजल का कम्युनिकेशन और रिवोकेशन पढ़ा था ना, तो बिल्कुल सेम रूल्स इसमें लगेंगे रिवोकेशन वाले में। ठीक है, रिवोकेशन और रेजिस्ट्रेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, या तो कम्युनिकेशन हो उसका
या फिर जो उसका उस कम्युनिकेशन को रिवोक भी करना हो, तो भी दोनों केस में वही सेम। अच्छा, अगर प्रॉमिसी निगलेक्ट करता है और प्रॉमिसर को रीजनेबल फैसिलिटी नहीं देता है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, प्रॉमिसी कुछ ऐसा करता है कि जिससे प्रॉमिसर अपना कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, तो फिर क्या होगा? सेक्शन 67 देखेंगे। If any promisee neglects or refuses to afford the promiser reasonable facilities for the performance of his promise, क्या कर रहा है? प्रॉमिसी निगलेक्ट कर रहा है या फिर प्रॉमिसर को रीजनेबल फैसिलिटी नहीं दे रहा है, रिफ्यूज कर रहा है रीजनेबल फैसिलिटी देने के लिए। किस लिए? ताकि प्रॉमिसर अपनी प्रॉमिस को परफॉर्म कर सके। तो फिर उस केस में प्रॉमिसर एक्सक्यूज कर दिया जाता है उस निगलेक्ट कि वो तो उसको नॉन परफॉर्मेंस किया उसने, तो अपनी गलती से तो किया नहीं, तो उसके लिए उसको एक्सक्यूज कर दिया जाता है इस निगलेक्ट की वजह से और रिफ्यूजल की वजह से, जो भी केस है, तो वो उसको अब वो दोषी नहीं होगा प्रॉमिसर नॉन परफॉर्मेंस के लिए। एग्जांपल देख लेते हैं। ए ने बी को एंगेज किया ट्यूशन देने के लिए उसके बेटे को, तो ए का बेटा पढ़ने से मना कर दिया, अब बी पढ़ाया नहीं तो उसके लिए वो गिल्टी नहीं है, ठीक है? वो अब नॉन फुलफिलमेंट ऑफ दिस प्रॉमिस के लिए बी गिल्टी नहीं है, क्योंकि ए ने वो उसको सुविधा नहीं दी कि जिससे वो बी परफॉर्म कर सके अपना प्रॉमिस। एक चीज देखते हैं, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज हो सकता है? बाय एक्ट ऑफ पार्टीज हो सकता है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो सकता है, ठीक है? तो दो तरीकों से एक्ट हो सकता है, या तो पार्टीज कुछ एक्ट करें जिससे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाए, या लॉ में कुछ ऐसा प्रावधान हो, लॉ ऑपरेट करे और उसको डिस्चार्ज कर दे। तो इसको एक एक करके देख लेते हैं। बाय परफॉर्मेंस, अभी एक्ट ऑफ पार्टीज देख रहे हैं हम लोग। बाय परफॉर्मेंस, या तो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हो, दोनों ही केस में वो डिस्चार्ज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या है? सारी पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट में अपना अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिया, तो फिर वो अपनी ड्यूटी से रिलीव हो जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड बाय परफॉर्मेंस। लेकिन अगर एक पार्टी अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल करती है तो केवल वो पार्टी रिलीव होती है, दूसरी नहीं। अब अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है, जो प्रॉमिसर है वो ऑफर करता है कि हम अपना प्रॉमिस फुलफिल करना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट का, लेकिन वो प्रॉमिस ही एक्सेप्ट नहीं करता उसका ऑफर को, उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं करता है। ये एक अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर है, ठीक है? तो फिर ऐसे केसेस में कोई एक्चुअल परफॉर्मेंस तो हो नहीं पाया क्योंकि प्रॉमिसी ने अलाउ नहीं किया, लेकिन अटेम्प्ट किया गया था प्रॉमिसर द्वारा, तो फिर अब प्रॉमिसर रिलीव हो गया अपनी ड्यूटी से, ठीक है? लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि जो ये अटेम्प्ट किया गया वो अनकंडीशनल होना चाहिए, प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए और प्रॉपर जगह पे होना चाहिए, और ये अटेम्प्ट एक ऐसे पर्सन के द्वारा किया जाना चाहिए हु इज केपेबल एंड विलिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, जो उस प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए केपेबल भी है और इच्छुक भी है। और ये अटेम्प्ट उस व्यक्ति के सामने किया जाना चाहिए, प्रॉमिसी के सामने किया जाना चाहिए, तब तो फिर वो रिलीव हो जाएगा प्रॉमिसर, क्योंकि उसने अटेम्प्ट किया, वैलिड अटेम्प्ट किया, और प्रॉमिसी ने अलाउ नहीं किया उसको परफॉर्म करने के लिए अपना प्रॉमिस, तो वो प्रॉमिसर रिलीव हो जाएगा। सेकेंड है बाय म्यूचुअल कंसेंट और एग्रीमेंट। तो ये अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, नोवेशन, रिसीशन, अल्ट्रेशन और रेमिशन, ये तीनों भी चारों भी हम लोग पढ़े थे, तो वही सेम चीज है। बाय सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी और इलीगलिटी, अगर कोई शुरुआत से ही इम्पॉसिबल था कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं था उसको परफॉर्म, कोई डिस्चार्ज की जरूरत ही नहीं है उस केस में। लेकिन अगर बाद में कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद वो इम्पॉसिबल हो गया, किस वजह से इम्पॉसिबल हो गया? कुछ लॉ में बदलाव आ गए, सब्जेक्ट मैटर जो था कॉन्ट्रैक्ट का, कार थी लेट्स से, वो डिस्ट्रॉय हो गई, वॉर डिक्लेयर हो गया, कोई ऐसा इवेंट जिसके ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस डिपेंडेंट था वो हुआ ही नहीं,
अगर कुछ ऐसा हो जाएगा तब फिर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा, वो हुआ ही नहीं। ठीक है, तो अब इम्पॉसिबल हो गया कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर इसी तरीके से लॉ में कुछ चेंज हो गया, वो इलीगल हो गया है, तो भी एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, ए ने बी को हायर किया अपने थिएटर में गाना गाने के लिए। किसी हफ्ते में बी बहुत ज्यादा बीमार था, तो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म ड्यूरिंग दैट वीक है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा बाय लैप्स ऑफ टाइम। ठीक है, बाय समय की वजह से। लिमिटेशन एक्ट 1963 है, उसमें उसके अगर प्रोविजंस अप्लाई हो जाए तो भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। लिमिटेशन एक्ट कहता है, क्या करता है, ये टाइम लिमिट देता है कोई भी मुकदमा करने के लिए एग्रीड पार्टी को। एग्रीड पार्टी कभी भी 20 साल बाद 50 साल बाद मुकदमा नहीं कर सकती है। हर काम के लिए उसमें अलग अलग टाइम लिमिट दी है कि ऐसा ये ग्रीवांस होगा तो इतने समय में मुकदमा करना होगा, वो ग्रीवांस होगा तो इतने समय में मुकदमा करना होगा। अगर वो टाइम बीत गया है और एग्रीड पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया है, ठीक है, तो उसको उसने अपना अधिकार खो दिया है मुकदमा करने का, तो उस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। पांचवा देख लेते हैं, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। दो पॉइंट हम लोगों ने देखे थे ना कि बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बाय हम लोगों ने देखे थे ये बाय एक्ट ऑफ पार्टीज देखा था और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो अब एक्ट ऑफ पार्टीज देख लिया, अब ऑपरेशन ऑफ लॉ देख लेते हैं। डेथ का केस में जो पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे सिंगिंग इन अ थिएटर, टीचिंग इन अ स्कूल एक्सेट्रा, ये प्रोमिसर की डेथ के बाद ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाते हैं। और अगर पर्सनल नेचर का नहीं है तो जो उस कॉन्ट्रैक्ट के राइट्स एंड लाइबिलिटीज है डेथ के बाद लीगल हेयर्स को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को शिफ्ट हो जाते हैं। इंसॉल्वेंसी, अगर कोई एक पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है, और अगर कोर्ट एक ऑर्डर पास कर दे डिस्चार्ज का, तो जो उसके पहले जो उसने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर किया था वो उससे डिस्चार्ज हो जाएगा, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएंगे। अब उस व्यक्ति इंसॉल्वेंट पर्सन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कॉन्ट्रैक्ट पे। मर्जर, कोई इंफीरियर राइट मर्ज कर रहा है सुपीरियर राइट से, ठीक है, तो फिर इंफीरियर राइट डिस्चार्ज हो जाएगा, वो लैप्स कर जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। अब इंफीरियर राइट क्या होता है, सुपीरियर क्या होता है? जैसे कोई किराएदार है तो उसका टेनेंसी का जो अधिकार है वो इंफीरियर राइट है। अगर वो किराएदार उस मकान को खरीद ले तो मालिकाना हक मिल गया उसको, वो सुपीरियर राइट है। ठीक है, अगर कोई किराएदार खरीद ले उस हाउस को तो उसका टेनेंसी वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया ऑटोमेटिक, ये बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अनऑथराइज्ड मटेरियल ऑल्टरेशन, कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कुछ अनऑथराइज चेंज किया गया है एक पार्टी द्वारा, और जो चेंज किस लिए किया गया है, कुछ मटेरियल टर्म्स हैं, बहुत सिग्निफिकेंट टर्म्स हैं, उसमें चेंज किया गया है अनऑथराइज, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो अब एक लास्ट इसमें है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इससे भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। पहला तो होता है इसमें एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा होता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि वर्ड से क्लियर है। एंटिसिपेटरी मतलब जो फ्यूचर में होने वाला है, ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में होगा, जब अभी कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस की डेट आई नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि प्रॉमिसर अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करेगा, वो अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करेगा, तो फिर इसको कहेंगे एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये कैसे क्लियर हो सकता है? वो अपना मुंह से खुद ही एक्सप्रेस वर्ड से या लिख करके वो प्रॉमिसर बोले कि हम नहीं करेंगे अपना प्रॉमिस परफॉर्म, या फिर उसके कंडक्ट से ही क्लियर हो रहा है, प्रॉमिसर के कंडक्ट से क्लियर हो रहा है कि वो नहीं करेगा, तो फिर उस केस में भी ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। और एग्जांपल देख लेते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू सेल हिज कार आफ्टर अ मंथ, ठीक है, तो एक महीने बाद बी को कार बेचने के लिए ए ने प्रॉमिस किया, ठीक है, लेकिन एक महीने से पहले ही उसने कार को सी को बेच दिया, तो ये एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये इम्प्लाइड बाय कंडक्ट है। ए ने अपने मुंह से या लिख करके बी को नहीं बताया कि मैं नहीं कार दूंगा तुमको, ये उसने कार बेच दी सी को, तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि वो बी को नहीं दे पाएगा कार,
तो ये उसके कंडक्ट से इम्प्लाइड है और ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो फिर इस केस में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन जो एग्री पार्टी है वो डैमेजेस मांग सकती है। अब एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख लें, जब डेट ऑफ परफॉर्मेंस आ गई और प्रॉमिसर अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करता है, ये एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन एग्री पार्टी के पास ये अधिकार है कि वो डैमेजेस क्लेम करे कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू। तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कैसे होते हैं? बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। इसमें क्या तरीका है? परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो जाए या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, म्यूचुअल कंसेंट हो जाए, और दूसरा है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ।